नहीं पड़ेगी, उसका एक लाइन और जोड़ेंगे तो नॉर्टन प्रूव हो जाएगी। मिलर और प्रतिकार शॉर्ट प्रमेय है, छोटी प्रमेय है, और इनके अंदर से मिलर जो है वो 2021 में पूछा गया है PDSU शेखावाटी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये एक पार्ट आपका हो गया। इधर से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अपवाह धारा विसरण धारा, इसके बारे में पूछा है। पीएन संधि डायोड समीकरण और संधि डायोड का धारिता प्रभाव। अब कोई कहे कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, वो बता दो, हमें एक करेंगे। तो अपवाह धारा और विसरण धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन करें क्या, ये तो सर 2021 में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन कितने बच गए, 2। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ रिपीट नहीं हो सकता, 10% चांस रिपीटेशन के होते हैं। ठीक है, तो जिसको कंप्लीट तैयार करना वो करे, नहीं तो फिर संधि डायोड समीकरण भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस बार के लिए। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट हो गई। कितने थेवेनिन, इधर अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो इधर तो थेवेनिन नॉर्टन, ये देखो ये प्रमेय है तो याद तो करनी पड़ेगी भाई आपको। थेवेनिन इधर से कर लो, एक डायोड समीकरण कर लो, तो 2 में आपका शायद तक काम बन जाएगा। और नहीं तो पूरा करना है तो ये कंप्लीट कर लेंगे तो 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, ये अपनी हो गई यूनिट फर्स्ट। अब बात करते हैं अपन सेकेंड यूनिट की। यूनिट नंबर आपकी सेकेंड, क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है, अर्ध तरंग दिष्टकारी पूर्ण तरंग दिष्टकारी दोनों अलग अलग हैं। दिष्टकारी क्या होते हैं, जो AC को DC में बदल दे। यानी मेरे पास में एक इनपुट सिग्नल है इस प्रकार का मिल रहा है और आउटपुट कैसा मिले, केवल अपलिफ्ट वाला मिले, तो ये क्या कहलाता है। अगर ये स्थिति है तो अर्ध तरंग दिष्टकारी है, और अगर नीचे वाले को भी ऊपर कर दिया तो ये क्या है, आपका पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। इसमें एक डायोड का आवश्यकता पड़ती है, इसमें 2 डायोड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी दोनों अलग अलग है, जस्ट डबल है। जैसे इसके लिए अर्ध तरंग के लिए आप कहाँ इंटीग्रेशन करोगे, 0 से T/2 तक करोगे, तो पूर्ण तरंग के लिए कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से T हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है ना। अब इसमें पूछा क्या जाता है, तो दक्षता और उर्मी का गुणांक ये दोनों पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या कहा, दिष्टकारी क्या होते हैं, AC को DC में। फिल्टर क्या काम करता है, अरे भाई कुछ AC को DC में बदला तो AC भी साथ में आ गई, तो उसको रोकने के लिए क्या काम में लिया जाता है, फिल्टर काम में लिया जाता है। ओके, तो ये आ गया आपका फिल्टर। तो कितने प्रकार के होते हैं, L और पाई फिल्टर ही मेजर इंपॉर्टेंट में ही आते हैं, एक से और होता है एक और। ठीक है, तो अब इसमें ये देखो, ये जो है अकेला 5.5 नंबर का 2021 में पूछा हुआ है, तो इसको तो स्किप कर दूं मैं फिल्टर को। तो बच गया कौन सा, मेजर रूप से मेरे पास में ये वाला बच गया 2022 के लिए। और इसमें ये भी बहुत अच्छी काम की चीज़ है, उभयनिष्ठ आधार विन्यास, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास और उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। किसके, ट्रांजिस्टर के। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के 3 विन्यास होते हैं, उभयनिष्ठ आधार आपको पता होगा सब कुछ। इस प्रकार से स्थिति रहती है, ये स्थिति रहती है। कैसी स्थिति बन गई, ये लो 3 टर्मिनल हो गए ना आपके, है ना, तो 3 टर्मिनल हो गए और ये टर्मिनल इस प्रकार से। ठीक है, तो NPN भी हो सकता है, PNP भी हो सकता है, इस एरो के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये तो रहता है आपका बेस टर्मिनल, ये कहलाता है E टर्मिनल, एमीटर उत्सर्जक, और ये कलेक्टर टर्मिनल संग्राहक। तो आधार, उत्सर्जक और संग्राहक, तीनों में से एक निवेश होता है, एक निर्गत होता है, एक कॉमन होता है। जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाया तो इसको ग्राउंड कर दिया, तो ये कौन सा हो गया, उभयनिष्ठ आधार विन्यास। मुझे क्या बनाना है, तो इसके लिए निवेशी और निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। ठीक है, निवेशी वक्र लगभग कैसे होते हैं, तो इस प्रकार से ये निवेशी वक्र होते हैं। और निर्गत वक्र की बात मैं करूँ तो निर्गत वक्र में इस प्रकार से आपके वक्र हैं वो होते हैं। ठीक है ना, किस किस के बीच में होते हैं, तो VI वक्र होते हैं, V वर्सेज I, और ये भी क्या होता है, V वर्सेज I। इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है ना, अंतक क्षेत्र, संतृप्त क्षेत्र और सक्रिय क्षेत्र। ठीक, और ये निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र होता है। तो ये आप पढ़ेंगे तब होगा किस किस के बीच में होगा, EC भी होता है, SC भी होता है, यहाँ पर क्या डिनोटेशन होगा, तब जाकर काम में होगा।
ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं कहूँ कि एक इसको स्किप कर दें तो उभयनिष्ठ आधार, उत्सर्जक और संग्राहक विन्यास हो गया, अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग, दिष्टकारी और दोनों के दक्षता और उर्मिका गुणांक हो गए। अब उर्मिका गुणांक क्या है, तो उर्मिका गुणांक रिपल फैक्टर भी अपन इसको कहते हैं। मैंने कहा था ना एसी का पार्ट बच जाता है तो वो क्या कहलाता है, उर्मिका गुणांक। ठीक है, दूसरा इसका पार्ट आगे 7वां चैप्टर है, उसके अंदर जेफेट और मोसफेट भी पूछा जाता है। अब देखो वैसे तो जेफेट छोटा क्वेश्चन है, लेकिन पिछली बार जनाब इसको 5.5 नंबर का पूछ लिया इसने एग्जामिनर ने, जेफेट को के लिखो। ठीक है ना, तो इधर तो पूछा था इस एल को और इधर जेफेट को, तो सारे के सारे धरे रह गए, यानी जिसने अर्ध तरंग और ये पढ़ा था उसके तो कुछ नहीं है यहाँ। तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, बाकी अपने को तो करने ही 3 ही है 8 में से, तो कोई सा तो आएगा ही। तो जेफेट को अगर स्किप कर दे तो मोसफेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये 2 प्रकार का होता है, ई मोसफेट और डी मोसफेट, इन्हेंसमेंट मोसफेट और डिप्लेशन। ठीक है, तो समृद्धि विधा और अवक्षय विधा देख लेंगे आप। इसका भी क्या चाहिए, अंतरण और निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र है वो अपने को चाहिए। और एक और हो गया शॉर्ट क्वेश्चन आपका, तो शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया, फेट और बीजेटी में डिफरेंस क्या होता है। ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है और ये क्या कहलाता है आपका, फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये अपन ने किसके बारे में डिस्कस कर लिया, सेकेंड यूनिट के बारे में। अब अपन डिस्कस करते हैं यूनिट 3 के बारे में, सबसे बड़ी यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है ना, तो 2 पार्ट है इसके, देखते हैं। पहला उभयनिष्ठ आधार विन्यास, उभयनिष्ठ उत्सर्जक और संग्राहक। 1 मिनट, आप कहेंगे कि अभी तो डिस्कस किया था सेकेंड यूनिट में। जी नहीं, ये अलग है, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक है। अब वो निवेशी और निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र थे, तो अभिलाक्षणिक वक्र आ गया आपके सेकेंड यूनिट में, और ट्रांजिस्टर प्रवर्धक किसमें आया है, 3rd यूनिट के अंदर। क्या क्या पूछा जाता है, तो इसका धारा लाभ, वोल्टता लाभ, निवेशी निर्गम प्रतिबाधा है वो ज्ञात करनी है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आधार और उत्सर्जक संग्राहक तो बहुत कम पूछा जाता है, और उभयनिष्ठ आधार रहता है तो इसका IB कहा जाता है, और इसके लिए IE कहा जाता है उत्सर्जक के लिए। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है, एक को पढ़े तो दूसरा हो जाता है। ठीक है, और RC युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, इसके क्वेश्चन ऐसे हैं कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके। तो RC युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक है वो कैसा होगा, तो इसके लिए मध्य आवर्ती प्रास, न्यून आवर्ती प्रास और उच्च आवर्ती प्रास के लिए कार्य आपको करना होगा। ये भी दोनों ही क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा, पुनर्निवेश क्या होता है आप देखेंगे तो जो आउटपुट होता है उसको वापस इनपुट में दे दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, पुनर्निवेश। और ऋणात्मक तो उसका साइन चेंज कर दिया जाए, जैसे मैं कहूँ कि मुझे आउटपुट क्या मिल रहा था, ऐसा मिल रहा था, लेकिन मैंने दिया कैसा है, आउटपुट ऐसा दिया है, तो साइन क्या हो गया, प्लस था, अब क्या हो गया, इसका नेगेटिव हो गया। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस हो गया, और ये डिफरेंस क्या कहलाता है आपका, तो ये ऋणात्मक पुनर्निवेश कहलाता है। तो ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा लब्धि का स्थायीकरण, अरेखीय विरूपण रव का न्यूनीकरण, आवर्ती अनुक्रिया में सुधार। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, उत्सर्जक अनुगामी प्रवर्धक, स्थिर बाह्य प्रवर्धक और उत्सर्जक बाह्य प्रवर्धक। अगर समझ में आए तो कर लेना, नहीं छोड़ देना, क्योंकि क्वेश्चन तो 3 ही करने हैं, क्योंकि तीनों देखो अलग अलग है। वोल्टता पुनर्निवेश है, एक में धारा पुनर्निवेश है, एक में वोल्टता पुनर्निवेश है। अब इसके भी 2 पार्ट है, वोल्टता पुनर्निवेश का श्रेणी निवेश है, एक वोल्टता पुनर्निवेश का धारा पुनर्निवेश का श्रेणी निवेश। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये होते हैं, ये तीनों हैं। ठीक, पिछली बार जो क्वेश्चन आया था, देखो अब ये छोटा क्वेश्चन है, वैसे तो हम छोटे क्वेश्चन में इसको मानते हैं, लेकिन ये ऋणात्मक पुनर्निवेश से आप क्या समझते हैं, आवर्ती अनुक्रिया में सुधार, बैंड चौड़ाई में वृद्धि को बताइए। 5.5 का एक ही क्वेश्चन अगले ने दे दिया था। ठीक है, तो एग्जामिनर है भैया, कैसा भी दे सकता है, अपने को पूरी तैयारी करके जानी है। ठीक है, तो ये यूनिट आपकी 3rd हो गई। इतने क्वेश्चन में से आपको 100% 2 क्वेश्चन तो पक्के मिल ही जाएंगे। ठीक है, बाकी आप पर डिपेंड करता है कौन सी आप तैयार करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपन लास्ट यूनिट की तरफ। बहुत ही छोटी सी यूनिट, दोलित्र का सिद्धांत क्या होता है, बार्कहाउसन कसौटी। ठीक है ना, बार्कहाउसन कसौटी से आप क्या समझते हैं, देख लेना, छोटा क्वेश्चन है।
अब बड़े 3 हैं, हार्टले, कोलपिट और आरसी कला विस्थापक 2 लीटर, पूरा का पूरा काम करना पड़ता है। 2021 में आरसी तो आ गया, बच गया कौन सा, हार्टले और कोलपिट। दोनों की बराबर साझेदारी है, दोनों ही बड़े हैं, बड़ा डेरिवेशन है, समझ में आए तो कर लेना, नहीं तो ज़्यादा उलझना मत। कोलपिट वैसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, बाकी एग्जामिनर को कौन सा लगता है कह नहीं सकते, ठीक है। लेकिन आप तैयार देखो, हो तब तो इसमें जाना, नहीं हो तो इसमें हाथ मत लगाना, बस इतना कहूँगा आपको। और अब सेकंड पार्ट में इसके आते हैं तो बूलियन अलजेब्रा, यानी a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी प्लस ये गुणा कर दिया, c प्लस डी प्लस a कर दिया, सॉल्व करो इसको, ठीक है ना। बूलियन अलजेब्रा को ज्ञात करते हो तो ऐसा क्वेश्चन है तो एक हर बार पूछा ही जाता है। तो ये तो बूलियन अलजेब्रा का हो गया। गेट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 बेसिक, और एंड और नॉट गेट, और 2 यूनिवर्सल नेंड और नोर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवर्सल गेट से बेसिक गेट ज्ञात कीजिए, तो पिछली बार नोर गेट से बेसिक गेट है वो आ गए 2021 में, तो बच गया कौन सा आपका, नेंड गेट। तो नेंड गेट की सहायता से और एंड और नोट गेट है वो ज्ञात करें। एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन रह गया, डीटीएल और टीटीएल संरचना रहती है इनकी। तो देखो भैया सभी गेट के लिए, वैसे मैं कहूँ तो और एंड इन दोनों के लिए सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है ना। और एंड गेट के लिए डीटीएल और टीटीएल की सहायता से ज्ञात कीजिए, या फिर नेंड और नोर है वो भी डीटीएल और टीटीएल की सहायता से ज्ञात किए जा सकते हैं। थ्योरेटिकल है, पूरा का पूरा डायग्राम है, आपसे याद होता है, किया हुआ है थोड़ा बहुत तो करें, और नहीं किया हुआ है तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपकी सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स वो पूरी की पूरी समझा दी है। और इस चैनल के ऊपर आपको लगभग आपकी जो ये आपकी शुरुआत की 3 यूनिट तो पूरी मिल जाएगी। इसमें 3 यूनिट के तो वीडियो मैंने पूरे के पूरे डाले हुए हैं, ठीक है। तो देखें, आपको बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एग्ज़ाम में कितना बेनिफिट रहता है आपके लिए वो आप कमेंट में भी ज़रूर डालें, ताकि आपके साथियों के लिए भी बेनिफिट होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम। और मैं चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छा स्कोर आप करें। मैंने सारा डिस्कशन कर दिया है, 8 क्वेश्चन आपके मैंने जितना लिखा है इससे एक भी बाहर नहीं जाने वाला, 100% मान कर चलिए। फिर भी आपको 3 करने हैं, तो आपको कहाँ से उठाने हैं, जैसा मैंने बताया कि चलो आपको ये लगता है सर फर्स्ट यूनिट कर लेते हैं तो 2 तो मिल ही गए, हाँ बिल्कुल मिल गए, सेकंड कर लो तो 2 और मिल गए, आपको नहीं यार फोर्थ कर लेते हैं, एक फर्स्ट कर लेते हैं, तो भी 4 क्वेश्चन हो गए, 3 आपको करने हैं। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, अपनी अच्छी तैयारी कीजिए, और 10 के बाद में आपके पेपर हैं तो उनके अंदर अच्छा स्कोर लाइए, और फिजिक्स आपको बेनिफिट देगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू।